हेलो क्रशर्स, वेलकम टू डे 39। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर, डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल एंड रेडिएशन। क्या होता है ये? इसमें हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मेनली पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये चीज़ कंपेयर करेंगे कि अगर हमारे पास रेडिएशन वेव नेचर शो करता है तो क्या चीज़ें आती हैं, और अगर वो पार्टिकल नेचर शो करता है तो हमें क्या चीज़ें देखने को मिलती है। उसको टेबल बना करके समझ लेंगे, फिर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जाएं डिटेल में। उससे पहले हमें पता होना चाहिए फोटोन क्या चीज़ होती है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेंगे। इलेक्ट्रॉन किस तरीके से एमिट किया जाता है, उसको भी 4 तरीके होते हैं। साथ में इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस तरीके से हम एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी की यूनिट है वो क्या होती है, इसको भी डिटेल में समझ लेंगे। फिर हम स्टार्ट करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हमारे पास जो होती है उसको डिटेल में समझेंगे, उसके बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे। अगर हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट को चेंज करते हैं तो किस तरीके के चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या बला है, और उसके बहुत सारे एग्जांपल्स हम देखने वाले हैं। अगर हमारे पास एक लाइट का सोर्स है तो उसमें से पर सेकेंड कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स निकल रहे हैं, ये भी हम देखेंगे। फिर आती है बात कि अगर हमारा रेडिएशन वेव एक पार्टिकल की तरह बिहेव करती है तो पार्टिकल भी वेव की तरह बिहेव करना चाहिए। तो हमारे पास उसकी भी कुछ वेवलेंथ आ जाएगी। हमारे पास आ जाता है डी ब्रॉय वेवलेंथ। डी ब्रॉय वेवलेंथ के बहुत सारे एग्जांपल्स करने वाले हैं। और हमारे पास आता है डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट। उसमें सिर्फ थ्योरेटिकल चीज़ें हमें समझनी है। इस एक्सपेरिमेंट की इंपॉर्टेंस ये है कि इसने हमें वेरीफाई कर दिया था कि भाई इलेक्ट्रॉन जो कि एक पार्टिकल है उसकी भी कुछ वेवलेंथ होती है, और उसके हिसाब से डिफ्रैक्शन पैटर्न हम देख लेते हैं। उसके बाद लास्ट टॉपिक हमारे पास बचता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उसके भी एक आध एग्जाम्पल आज हम सॉल्व कर लेंगे, ज़्यादा उसमें से कुछ आता नहीं है। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर भी आज स्टार्ट कर देंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज हम मोटा मोटी देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर की जो हिस्ट्री है। हमारे पास 3-4 जो मॉडल्स हमें पढ़ने होते हैं, क्या किसके ड्रॉबैक्स थे, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, और क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट थी। उसके बाद हम आ जाएंगे बोर्स मॉडल पे, उसके जो डेरिवेशंस है उनको कर लेंगे, और बेसिक कुछ एग्जाम्पल्स भी आज हम देखने वाले हैं। फिर उसके बाद हमारा बचता है जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है, वो सब चीज़ हम कल करेंगे। आज के वीडियो में मेनली डुअल नेचर हमारा हो जाएगा। मॉडर्न फिजिक्स 50% आज हम कंप्लीट कर लेंगे। एटॉम्स एंड न्यूक्लियाई हमारे कल के लिए बच जाते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। मेरा नाम विक्रांत किरार है, और अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो देखो इसमें होता क्या है, हमारे पास लाइट, अभी तक हम उसको वेव की तरह पढ़ते थे, वेव ऑप्टिक्स में हमने पढ़ा। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में भी वो वेव ही थी, लेकिन उसका स्केल ऐसा होता था कि डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस हमें कंसिडर नहीं करने होते थे, तो एक स्ट्रेट लाइन में हम उसको मान लेते थे। तो अभी तक हमारे पास लाइट एक वेव की तरह थी, लेकिन अगर लाइट एक पार्टिकल की तरह बिहेव करेगी तो उससे जो फिनोमेना हमें देखने को मिलता है वो होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसकी एक इक्वेशन होती है हमारे पास, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो निकलता है। सब चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ये खाली ओवरव्यू है। अगर हमारा पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करता है तो पार्टिकल की कुछ वेवलेंथ होनी चाहिए, क्योंकि वेव्स की वेवलेंथ होती है। तो वो जो वेवलेंथ होती है वो कौन सी होती है, डी ब्रॉय वेवलेंथ। इसको डी ब्रॉय वेवलेंथ बोला जाता है। लुई डी ब्रॉय हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे है ये। इसको कंफर्म भी किया गया किस एक्सपेरिमेंट के जरिए, डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट। इसको भी थ्योरेटिकल चीज़ें, इसको भी डिटेल में हम देख लेंगे। पर हमें बस पता होना चाहिए कि लाइट पार्टिकल की तरह वेव बिहेव करती है, पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करता है। तो इसको वेव पार्टिकल डुअलिटी बोला जाएगा, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर बोला जाएगा। दोनों का ही डुअल नेचर है, दोनों ही पार्टिकल और वेव दोनों की तरह बिहेव करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, देखो हमारे पास मान लो कोई एक मेटालिक प्लेट है। मेटालिक प्लेट में क्या होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो फ्रीली इधर उधर मूव कर सकते हैं। साथ में इसके ऊपर कुछ रेडिएशन आ रही है, लाइट इसके ऊपर आ रही है। तो लाइट में कुछ एनर्जी होती है, एनर्जी का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल सकता है और वो बाहर जा सकता है। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा लाइट का यूज़ करके, उसको हम फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब इसको स्टडी किया जाए, और लाइट अगर हमारे पास एक वेव की तरह बिहेव करती है तो हमें कुछ अलग रिजल्ट मिलते हैं। लाइट अगर एक पार्टिकल की तरह बिहेव करती है तो उस इलेक्ट्रॉन के कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक हमें देखने को मिलते हैं। इसी के बेसिस पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कंफर्म करता है कि रेडिएशन एक पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है, हमेशा वेव की तरह बिहेव नहीं करती है। तो इन्हीं चीज़ों को समझ लेते हैं। देखो अगर हमारे पास लाइट वेव होती तो हमें ये सब चीज़ें देखने को मिलती, अगर लाइट पार्टिकल होती तो हमें ये सब चीज़ें देखने को मिलती। हम सिर्फ बात करें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, डिफ्रैक्शन में हमारे पास लाइट वेव की तरह ही काम करती है, पार्टिकल की तरह काम नहीं करती है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पार्टिकल की तरह काम करती है, वेव की तरह काम नहीं करती है। तो चीज़ों को समझते हैं। देखो
अगर लाइट वेव की तरह काम करती तो कोई भी फ्रीक्वेंसी से फोटो इलेक्ट्रॉन निकल सकता था। देखो फ्रीक्वेंसी से क्या होता है, बेसिकली लाइट की एनर्जी डिसाइड होती है एच न्यू से। अब लाइट की जो एनर्जी है, अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। लेकिन बहुत देर तक लाइट को चालू रखो, है ना, कम एनर्जी आ रही है लेकिन बहुत देर तक आती रहेगी तो इवेंचुअली उसके पास इतनी एनर्जी आ जाएगी कि वो इलेक्ट्रॉन उसको लेकर के निकल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हमारे पास एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए ही चाहिए होती है, ऐसा देखा गया है। तो इससे पता चलता है यार वेव नेचर तो यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा। दूसरी बात, काइनेटिक एनर्जी एक मैक्सिमम वैल्यू हमें देखने को नहीं मिलती अगर वेव नेचर ट्रू होता तो। ऐसा क्यों? यहाँ से लाइट आ रही है, एब्जॉर्ब करता रहता है इलेक्ट्रॉन, बहुत देर तक बैठा है, एब्जॉर्ब करता जा रहा है, एब्जॉर्ब करता है, फिर अचानक से निकल गया। तो उसकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी उस पर कोई लिमिट नहीं होती, वो ज़्यादा देर और एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, फिर और काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलता है। लेकिन ऐसा भी देखा नहीं गया, हमारे पास एक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है जो फोटो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी। तो इससे फिर से पता चलता है यार वेव नेचर इज़ नॉट वर्किंग है, कुछ तो गड़बड़ है। तीसरी चीज़, जो हमारे पास फोटो करंट होता वो इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल नहीं होता अगर वेव नेचर होती तो। इंटेंसिटी मतलब कितनी नंबर ऑफ फोटॉन्स आ रहे हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि हर एक फोटॉन से एक एक फोटो इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो यहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी आ जाती है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है, मान लो मैं इंटेंसिटी बढ़ाता जा रहा हूँ तो कुछ ही इलेक्ट्रॉन है वो बहुत सारी लाइट एब्जॉर्ब करके बहुत ज़्यादा एनर्जी से निकल जाते, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम रह जाते। तो वहाँ पे ऐसी प्रोपोर्शनैलिटी नहीं होनी चाहिए थी वेव नेचर अगर सच होता तो, लेकिन ऐसा भी नहीं होता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि पार्टिकल नेचर हो रहा है। और यहाँ पर थोड़ा सा डिले देखा जाता है ना, लाइट आई, इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर एब्जॉर्ब करेगा लाइट वेव एनर्जी को, उसके बाद वो निकलेगा। एनर्जी एब्जॉर्ब करने में टाइम लगता है, लेकिन ये भी ऐसा देखा नहीं गया। हमारे पास देखा गया है कि इंस्टेंटेनियस होता है फोटो इलेक्ट्रॉन जो निकलता है। इसमें थोड़ा सा डिले तो होता है, 10⁻⁻9 सेकंड के आसपास का, 10⁻8 सेकंड के आसपास का, लेकिन ये बहुत ही कम है। इसको आप इंस्टेंटेनियस बोल सकते हो कि लाइट तुरंत वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो यहाँ से हमें फिर पता चलता है यार कि हमारे पास वेव का एक पार्टिकल नेचर भी है, इसीलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी चीज़ के लिए आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ भी मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण। E=mc² के लिए नहीं मिला था उनको, वो सबसे फेमस उनकी इक्वेशन है, लेकिन उनको नोबेल प्राइज़ इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में उन्होंने जो काम किया इसके लिए मिला है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि एनर्जी इज एब्जॉर्ब एज ए क्वांटा। क्वांटा मतलब एनर्जी, एक फोटोन आया, फोटोन की एनर्जी ले ली तुरंत और वो निकल लिया। ऐसा नहीं होगा कि कंटिन्यूसली बहुत देर तक एनर्जी आ रही थी, हम बैठे थे, बहुत देर तक एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे थे और फिर चले गए, है ना। ऐसे कंटिन्यूसली एनर्जी नहीं आ रही थी, क्वांटा आ रहा था, जैसे हथौड़ा ठक से मारता है तो एकदम से निकल जाती है वो ना। इस तरह की चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। फोटॉन्स क्या होते हैं? फोटोन हमारे पास देखो, जो लाइट होती है उसका सबसे छोटी यूनिट फोटोन बोली जाएगी। इसकी एनर्जी जो होती है, एनर्जी वो होती है एच न्यू। यहाँ पे न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। इसी को आप लिख सकते हो hc/λ। अब देखो इसकी कुछ वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर हमें या तो फ्रीक्वेंसी दी जाएगी या फिर वेवलेंथ दी जाएगी। हमें एनर्जी ऑफ फोटोन पता करना होगा, तो आप इसको किस तरीके से पता करोगे? देखो इसी एच न्यू को मैं लिख सकता हूँ, एच की वैल्यू कितनी होती है? 6.63 × 10⁻⁻34। और हमारे पास सी की जो वैल्यू है, सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय लेमडा यहाँ पे आएगा। देखो ये 6.63 है, इसको भी आप लिख सकते हो क्या? 20/3 अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हो। 3 से ये 3 कट जाएगा, इसकी जो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आ जाती है इसको मैं क्या लिखूंगा? 2 × 10⁻⁻25। ये हो जाएगा हमारे पास जूल मीटर डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। अब वेवलेंथ आपको मीटर में डालोगे तो इस तरीके से वो कट जाएगा, या फिर एंगस्ट्रॉन्ग में डालोगे तो हमारे पास एनर्जी आ जाएगी। बेसिकली इससे हमारे पास जो एनर्जी आती है वो SI यूनिट में आएगी। किस में आएगी? दिस इज SI यूनिट। लेकिन हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की। इसी को आप E से डिवाइड कर दोगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है, देखो वो आ जाती है एनर्जी इज इक्वल टू hc/λ। इसको हम लिख देंगे 12400 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। ये आती है हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट टाइम्स एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे जूल था, यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट है एनर्जी की यूनिट, यहाँ पे मीटर था, यहाँ पे एंगस्ट्रॉम है लेंथ की यूनिट। बेसिकली हमें अगर कोई वेवलेंथ दे दी जाएगी, मान लो 700 नैनोमीटर, तो आप उसको पहले एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करोगे, वो कितना हो जाएगा? 7000 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे वैल्यू 7000 एंगस्ट्रॉम रख दोगे, एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कट जाएगा, हमारे पास जो वैल्यू आएगी फाइनली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमारे पास एनर्जी आ जाएगी। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास स्पीड होती है। स्पीड, फोटोन की स्पीड क्या होगी? वही जो लाइट की स्पीड होती है, c यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
तीसरी चीज़ हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, इसका रेस्ट मास 0 होता है, रेस्ट मास इज इक्वल टू 0। लेकिन दूसरा यहाँ पर एक मास हमें पढ़ना होता है, वो होता है काइनेटिक मास। काइनेटिक मास, डायनामिक मास, कुछ भी बोल दो आप उसको। कैसे इसको निकालोगे? देखो हमारे पास जो भी एनर्जी होती है उसको आप लिख दो E इज इक्वल टू mc²। यहाँ से मास की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एनर्जी डिवाइडेड बाई c²। और एनर्जी हमने क्या देखा था, वो होती थी h न्यू। ये जाता है h न्यू डिवाइडेड बाई c²। या फिर आप इसी को क्या लिख दोगे, hc अपॉन लेमडा। यहाँ जाएगा hc अपॉन लेमडा डिवाइडेड बाई c²। एक c से ही कट जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी h अपॉन c लेमडा। इस तरीके से भी आप चीज़ों को पता कर सकते हो। और एक लास्ट चीज़ हमें पता करनी है, होता है मोमेंटम। मोमेंटम की जो वैल्यू होती है, मोमेंटम p इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय c। एनर्जी क्या हो जाती है हमारे पास, एनर्जी इज इक्वल टू mc² या फिर hc बाई लेमडा कर दो आप इसको, hc डिवाइडेड बाय लेमडा डिवाइडेड बाय c। यहाँ से ये कट जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाती है h अपॉन लेमडा। ये हमारे पास मोमेंटम आ जाता है h अपॉन लेमडा। तो यहाँ से इसी का उल्टा भी हम करते हैं। हमारे पास जब डी ब्रॉय वेवलेंथ हमें पता करनी होगी तो हम क्या करते हैं, लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन p कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट 4 चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए फोटॉन्स के बारे में। इलेक्ट्रॉन हम सब जानते हैं क्या होते हैं। मान लो हमारे पास कोई इस तरीके से एक मेटल की शीट है और उसमें हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। अभी हम बात कर रहे हैं उसमें सरफेस पे अगर कोई इस तरीके से इलेक्ट्रॉन है तो उस इलेक्ट्रॉन को हमसे निकालना है। इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन एमिशन कहलाएगा और वो 4 तरीके से किया जा सकता है। पहला थर्माइनिक एमिशन, तो उसके लिए हम हीट का इस्तेमाल करते हैं। इसको इतना गर्म कर दो कि इस इलेक्ट्रॉन के पास बहुत सारी एनर्जी आ जाएगी और फिर वो ऐसे ऐसे हिलते हिलते फिर वो कभी कभी बाहर भी निकल जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन बाय फोटोन, तो इसमें क्या होता है, हमारे पास इस तरीके से लाइट आती है और लाइट की कुछ एनर्जी होती है, वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल जाता है। यही होता है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसी को हमें डिटेल में पढ़ना है, यही चीज़ हम पढ़ने वाले हैं पूरे चैप्टर में। फील्ड एमिशन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड एमिशन क्या होगा, यहाँ पे आप इतना तेज इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दो, कोई मेटल है इसके अंदर से तो नहीं जा सकता, लेकिन इतना तेज यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन पे इतना तेज फोर्स लगेगा कि वो निकल के बाहर आ जाएगा। दूसरा होता है सेकेंडरी एमिशन बाय इलेक्ट्रॉन। अब मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था, कहीं जा रहा था, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आकर किसी इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो आपस में एनर्जी एक्सचेंज करेंगे और फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी वो वहाँ से निकाल सकता है। तो 4 तरीके हो गए हमारे पास इलेक्ट्रॉन निकलने के। अब बात आती है इस पूरे चैप्टर में हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं या फिर इन जनरल फोटोन की एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे तो भी हमारे पास एक यूनिट आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या चीज़ है, हमें ये समझना पड़ेगा। तो इसे समझते हैं। मान लो हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन था, इस तरीके से, और इसका पोटेंशियल दिस इज एट 0 वोल्ट। फिर हम क्या करते हैं, इसको 1 वोल्ट से इसको हम एनर्जी दे देते हैं। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर कोई प्लेस है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन अब आ चुका है और इस जगह का जो पोटेंशियल है वो है 1 वोल्ट। उसको एक्सिलरेट कर दिया है हमने 1 वोल्ट पोटेंशियल से। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, वो क्या कहता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे आना चाहता है। नेगेटिव चार्ज है तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ आना चाहेगा, तो वो यहाँ से ऐसे जाएगा और जब वो वहाँ जाएगा, एक्सेलरेट हो रहा है, तो यहाँ पर इसकी कुछ वेलोसिटी आ जाती है। तो पहली बात तो एक बात बताओ, इसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी इसने ऐड कर ली। तो देखो हमारे पास जो एनर्जी आ जाती है काइनेटिक एनर्जी, उसकी वैल्यू आ जाएगी Q डेल्टा V। Q की वैल्यू कितनी है, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है E उसके बराबर। डेल्टा V की वैल्यू कितनी है, वो है 1 वोल्ट। तो ये जो एनर्जी आ जाती है वो आ जाती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज एनर्जी। अब आपको फिजिकली फील करना होगा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या चीज़ होती है। ऑलराइट, क्या मैं इसी को जूल में कन्वर्ट कर सकता हूँ? देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज अभी E की तरह लिखा है, उसको कूलम में लिख दोगे तो ये SI यूनिट में बन जाएगा, है ना। इसी को देखो मैं लिख सकता हूँ, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, यहाँ पर वोल्ट तो ऑलरेडी SI है, E नहीं था, तो E को हम क्या लिख सकते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब ये कूलम आ गया, कूलम इंटू वोल्ट वो जाता है हमारा जूल। तो ये हमारा SI यूनिट में कन्वर्शन हो गया। तो अगर हमारे पास कोई एनर्जी जूल में होगी तो आप उसको किस तरीके से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। मान लो मेरे पास 10 जूल था, उसको आप E से डिवाइड कर दोगे तो इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास एनर्जी आ जाएगी। देखो फिर E से ही कट जाता है, हमारे पास फिर से 10 कूलम वोल्ट बचता है, बेसिकली फिर से वो जूल बन जाता है। ओके, अब यहाँ पर और एक कैलकुलेशन हमें देखनी होगी इलेक्ट्रॉन के लिए, है वो स्पेसिफिकली ये जो एनर्जी आई है, ये एनर्जी
किसके बराबर हो सकती है? इसको हम बोलते हैं कि देखो भाई, हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा हाफ m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, है ना। यहाँ से जो वेलोसिटी, v क्या चीज़ है, वेलोसिटी, उसकी जो वैल्यू आ जाती है, अब यहाँ पे आप सारी की सारी वैल्यूज़ रख दोगे तो हमारे पास एनर्जी के हिसाब से जो वेलोसिटी हमें देखने को मिलती है, वो जो फॉर्मूला आ जाता है वो आ जाता है 5.92 अंडर रूट ई। ई किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ई क्या चीज़ है, एनर्जी, है ना। मान लो मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रॉन को मैंने 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी है, तो यहाँ पे आप लिखोगे 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो बेसिकली 4 का अंडर रूट हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, 5.92 इंटू 2 आप कर दोगे, साथ में और एक फैक्टर है इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आप जगह जगह बाद में फिर यूज़ कर रहे होगे, तो इसलिए इसको याद रखना। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ पे प्रोटॉन होता तो यहाँ पे मास प्रोटॉन का यूज़ होता, फिर यहाँ पे कुछ और वैल्यू आती। दिस इज़ ओनली वैलिड फॉर इलेक्ट्रॉन, इस चीज़ को आपको याद रखना है। यहाँ पे मान के चलेंगे ये रेस्ट पे था, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी आ चुकी है, ठीक है। ये 1 वोल्ट, ये हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। हमने इलेक्ट्रॉन एमिशन भी समझ लिया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो हमारे पास एक मेटल की शीट है इस तरीके से, और उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे जो सरफेस पे होंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे जो अंदर होंगे, जैसे ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन अंदर होंगे। इसमें एक चीज़ हमें पता है कि इन इलेक्ट्रॉन्स को मुझे निकालना है तो वो थोड़ा मुश्किल होगा। ये सरफेस पे निकालने वालों को मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। तो हम जो बात करने वाले हैं पूरे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, इन सरफेस वाले जो सबसे ईजिली निकल सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उनकी ही हम बात करते हैं। और देखो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ से मान लो हमारे पास कुछ फोटोन आया, इस तरीके से कोई लाइट इंसिडेंट होती है, यहाँ से ये इसके ऊपर ये लाइट इंसिडेंट हुई इस तरीके से। इस लाइट की कुछ एनर्जी रहेगी, है ना। यहाँ पे जो फोटोन है उसकी एनर्जी को मैं क्या लिख सकता हूँ, E इज इक्वल टू एच न्यू। अब वो एनर्जी इस फोटोन ने इलेक्ट्रॉन को दे दी, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन अब यहाँ से निकलेगा तो उसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी, उसकी बेसिकली उसको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी तभी वो निकल सकता है। और उसके बाद फिर भी कुछ एनर्जी बचेगी तो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। तो यहाँ से हमारे पास इस तरीके से इलेक्ट्रॉन निकलता है और फाइनली उसकी कुछ इस तरीके से हमारे पास कुछ वेलोसिटी होती है, उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी इस तरीके से आ जाएगी। ओके, अब यहाँ पर हर एक मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को कितनी तेज़ी से उसने पकड़ रखा है, या फिर उसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए, वहाँ से जा सकता है वो इन्फिनिटी तक, और उसी को बोला जाता है वर्क फंक्शन, है ना। लीस्ट एनर्जी नीडेड, है ना, इसको हम लिखेंगे लीस्ट एनर्जी नीडेड टू टेक आउट द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। जिसको फाई से डिनोट किया जाता है उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। ठीक, अब हम हमेशा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की ही बात करेंगे। अच्छा, एक बात बताओ, हमारे पास इसकी कुछ एनर्जी है, अगर वो एनर्जी वर्क फंक्शन से कम होगी तो यहाँ से जो फोटोन आया है वो इलेक्ट्रॉन को निकाल नहीं पाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि दो फोटोन ने मिलकर के एनर्जी दे दी एक साथ इलेक्ट्रॉन को और फिर वो दोनों ने निकाल दी। एक फोटोन से एक ही इलेक्ट्रॉन निकलता है। अगर फोटोन की एनर्जी किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल से कम होगी तो ये निकल नहीं पाएगा। वो पर्टिकुलर एनर्जी लेवल कौन सा है, वो इसका वर्क फंक्शन के बराबर है ना। तो मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा E मोर देन इक्वल टू वर्क फंक्शन होगी, इसका मतलब हमारे पास इलेक्ट्रॉन एमिशन हो जाएगा। अगर एनर्जी लेस देन 5 हो जाएगी, इसका मतलब नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, PE, उसको हम बोलते हैं नो पी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यहाँ से हमारे पास एक वैल्यू आ जाती है, भाई ये जो एनर्जी है ना, इसकी एक मिनिमम वैल्यू मुझे देखने को मिलती है। तो उसको मैं क्या लिख दूंगा, देखो उसकी अगर मुझे कैलकुलेशन करनी है तो मैं लिख दूंगा E इज इक्वल टू 5। एनर्जी को आप क्या बोलोगे, H न्यू इज इक्वल टू 5। और अब ये मिनिमम वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, उसको हम बोलेंगे भाई ये थ्रेशोल्ड है, इतनी फ्रीक्वेंसी तो होनी चाहिए, उसके बाद ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलता है।
इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, न्यू थ्रेशोल्ड। तो उसको मैं लिख दूंगा TH, है ना। यहाँ से इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। यहाँ से मेरे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू आ जाती है वो जाती है phi/h। ये हमें समझना पड़ेगा। ऑलराइट, अगर मुझे एनर्जी को देखो, मैं एनर्जी को किस तरीके से लिख सकता हूँ, को मैं लिख सकता हूँ hc/λ भी बोल सकता हूँ। hc/λ इज इक्वल टू फाई। यहाँ से अगेन मेरे पास लेमडा, एक थ्रेशोल्ड लेमडा आता है, थ्रेशोल्ड लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, hc/फाई। अब देखो हमारे पास लाइट में क्या होता है, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा हमारे पास एनर्जी होती है। फ्रीक्वेंसी, अगर मैं क्या बोलूँगा, फ्रीक्वेंसी मोर देन फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड, तो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा। वेवलेंथ में क्या होता है, जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होती है उतनी कम एनर्जी होती है, जितनी छोटी वेवलेंथ होती है उतनी ज़्यादा एनर्जी होती है। तो वैसे मैं बोलूँगा कि अगर मेरी वेवलेंथ छोटी है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से, तो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं भाई, अगर ये है तो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा, ये है तो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा। ये होता है हमारा वर्क फंक्शन जो हमें समझना था। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बहुत ही सिंपल है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की यहाँ पे बात होती है। मान लो हमारे पास इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन था और इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमारे पास एक लाइट रे इंसिडेंट है। तो यहाँ पर हम तो रे की बात नहीं करते, हम बोलते हैं इसके ऊपर एक फोटोन आया। फोटोन की कुछ एनर्जी थी ई की वैल्यू हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू एच न्यू मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। अगर वो एनर्जी, इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी बेसिकली वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, तो हमारे पास यहाँ से कि इलेक्ट्रॉन इस तरीके से निकल जाएगा, ये निकला, और यहाँ पर उसकी कुछ वेलोसिटी इस तरफ हमारे पास हो जाएगी, इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है। यहाँ पर हमारे पास एनर्जी कंजर्वेशन से क्या आ जाता है, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, है ना। यहाँ से इसकी जो भी एनर्जी थी, पहले कुछ एनर्जी तो इसका वर्क फंक्शन देने में लगेगी ताकि इलेक्ट्रॉन आज़ाद हो जाए, है ना। तो इतनी एनर्जी हमने दे दी, उसके बाद बची हुई एनर्जी कहाँ जाएगी, वही इसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। यही है हमारी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब देखो यहाँ पर आपने देखा होगा कि मैक्स लिखा होता है कई बार, तो उसको फील करने की कोशिश करते हैं। मान लो हमारे पास एक और इलेक्ट्रॉन है जो अंदर कहीं था इस तरीके से। अब मेरे पास जो लाइट आ रही थी, लाइट तो इसके ऊपर भी वही वाली इस तरीके से आई होगी, है ना। इसकी भी एनर्जी सेम थी, लेकिन इसको बाहर निकलने में थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगी होगी, है ना। कुछ इसके ऊपर फोर्सेस इस तरीके से लग रहे होंगे, तो इसके ऊपर K2 काइनेटिक एनर्जी लगी है। मान लो इसके ऊपर K1 था यहाँ पर इस तरीके से। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, हमारे पास जो एनर्जी थी, इस बार मैं लिख दूंगा एनर्जी विल बी इक्वल टू वर्क फंक्शन, तो उसमें लगा ही होगा। फिर साथ में हो सकता है यहाँ एक दूसरे और इलेक्ट्रॉन से भी टकराया हो, या कुछ और रेजिस्टेंस के कारण कुछ एनर्जी का इसमें लॉस हो गया हो, तो वहाँ पे भी हमें लॉसेज में एनर्जी देनी पड़ी होगी। फिर उसके बाद भी जो बच जाती है वो बन जाती है हमारी K2। तो बेसिकली हम ये देखते हैं कि अगर हम सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करते हैं, तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी आती है वो मैक्सिमम आती है यहाँ पर। अगर वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम नहीं है, तो इसी काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा हमारे पास एनर्जी में इधर उधर लॉस हो गया होगा, है ना। और उसके बाद थोड़ी कम काइनेटिक एनर्जी हमें देखने को मिलेगी। तो इन सब चीज़ों को हमें कंसिडर नहीं करना होता है, इसलिए हमारे पास हम क्या लिख देते हैं, भाई हम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी मिल सकती है हम ये जानते हैं, तो हम इस वाली को ही हमारे लिए यूज़ करेंगे। हमारे पास जो अल्टीमेट इक्वेशन आ जाती है एनर्जी की, इक्वेशन क्या आ जाती है, ई इज इक्वल टू फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, इस तरीके से हम लिख देते हैं। दिस इज आवर फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। यहाँ पे मैक्स को आपको बस फील करना है कि भाई मैक्सिमम का मतलब क्या है। तो देखो अब मैं इसी को और लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की जो वैल्यू आने वाली है वो क्या आएगी, जो एनर्जी हमारे फोटोन की थी माइनस वर्क फंक्शन, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसी को मैं लिख दूंगा hc/λ माइनस वर्क फंक्शन, या फिर इसी को मैं लिख सकता हूँ h न्यू माइनस फाई, इस तरीके से। ठीक, अच्छा फाई को भी हम किस तरीके से लिख सकते हैं, फाई को हमने लिखना सीख लिया था दो तरीके से, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की टर्म में। तो देखो इसी को मैं लिख दूंगा, दिस विल ऑल्सो भी इक्वल टू hc/λ माइनस hc/λ थ्रेशोल्ड, या फिर इसी को मैं लिख सकता हूँ h न्यू माइनस h न्यू TH, है ना। ये हमें लिखना, हम पहले पिछली स्लाइड पे इस चीज़ को देख चुके हैं।
मोटा मोटी तो ये है हमारी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इसी पे बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। When light of frequency twice the threshold frequency is incident on the metal plate, the maximum velocity of emitted electron is v1. When the frequency of the incident radiation is increased to 5 times the threshold value, the maximum velocity of emitted electron becomes v2. If v2 is equal to x time v1, हमारे को x की वैल्यू पता करनी है। तो देखो बहुत ही सिंपल है, हमें सबसे पहले तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की हमारी जो इक्वेशन है वो लिख देनी चाहिए। E इज इक्वल टू क्या होता है 5 प्लस के मैक्स, इस तरीके से। अच्छा, इसी काइनेटिक एनर्जी मैक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, इससे मुझे मिलती है हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पर इस तरीके से मैं चीज़ें लिख सकता हूँ। तो देखो 5 को हम क्या लिख सकते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में, इसको मैं लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू एच न्यू थ्रेशोल्ड। एनर्जी ऑफ फोटोन, जब पहले केस की बात हो रही है तो उसकी वैल्यू देखो ट्वाइस है ना, तो यहाँ पर ये मेरे पास आ जाएगा 2 टाइम्स एच न्यू टी एच विल बिकम हाफ एम v1 का स्क्वायर। करेक्ट, ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन लिखो, v1 और v2 में रिलेशन पता करो। बहुत ही अच्छा सवाल है, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है 2। सॉल्व करते हैं। देखो हमारे पास ये जो पहली इक्वेशन है, दरअसल इसी को मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा तो देखो मैं इसी को क्या लिख सकता हूँ, एच न्यू टी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी वन स्क्वायर। और मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ पर देखो मैंने एनर्जी को एच न्यू लिखा, फाई को भी एच न्यू टी एच लिख दिया। या फिर इसी को करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता था, इसी इक्वेशन को लिखने का एक और तरीका हो सकता था, मैं इसको लिख देता भाई, अगर हमारी फ्रीक्वेंसी दोगुनी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की तो हमारी एनर्जी क्या होती है एच न्यू। अगर ये दुगना है तो हमारे पास यहाँ पर मैं लिख सकता था इसकी वैल्यू 2 हो जाती है एनर्जी की, विल बी इक्वल टू 5 प्लस के मैक्स। इस तरीके से भी मैं लिखता तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाती, 5 इज इक्वल टू हाफ एम v1 का स्क्वायर। सेम चीज़ हम करेंगे सेकंड जो हमारे पास रेडिएशन आया, उसमें क्या थी हमारे पास 5 गुनी थी, तो मैं इसको लिख दूंगा 5 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 5 प्लस के मैक्स। इससे हमें वैल्यू मिलती है, देखो भाई हमारे पास 4 की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है हाफ एम v2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है 4 इज इक्वल टू v2 का स्क्वायर अपॉन v1 का स्क्वायर। यहाँ से हमें मिलता है v2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स v1 एंड 2 बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। इतना सिंपल ये सवाल था। The kinetic energy of emitted electron is E when the light incident on the metal has wavelength lambda. To double the kinetic energy, the incident light must have wavelength. तो यहाँ पे अगेन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का यूज़ करेंगे। हमारे पास क्या होता है E फोटोन, उसकी वैल्यू होती है 5 प्लस के मैक्स। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि अगर हमारे पास वेवलेंथ लैम्डा आती है तो काइनेटिक एनर्जी जो निकलती है वो E के बराबर होती है। तो मैं क्या लिख दूंगा एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 5 प्लस ई। नेक्स्ट हमें क्या करना है कि डबल द काइनेटिक एनर्जी, हमारे पास क्या वेवलेंथ होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर वैल्यू 2 होती है तो मेरे पास फिर दूसरी इक्वेशन आती है एच सी अपॉन लेमडा डैश, है ना, लेमडा डैश या लेमडा 2 की वैल्यू आप बोल सकते हो, विल बी इक्वल टू 5 प्लस हमारे पास काइनेटिक एनर्जी डबल हो जानी चाहिए। पहले अगर ई थी तो अब कितनी बचती है 2 टाइम्स ई। ये हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई हैं, आप इसे आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। इसका करेक्ट आंसर है बी। सॉल्व करते हैं। देखो बहुत ही सिंपल है, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ से हमारे पास आया था एच सी अपॉन लेमडा, सॉरी लेमडा डैश माइनस एच सी अपॉन लेमडा विल बी इक्वल टू ई, है ना। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1 अपॉन लेमडा डैश माइनस विल बी इक्वल टू ई अपॉन एच सी प्लस 1 अपॉन लेमडा। लेमडा डैश की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है एच सी लेमडा अपॉन ई लेमडा प्लस एच सी विच इज़ ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही सिंपल सवाल था। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए अब आपको आना पड़ेगा क्रैशअप लर्निंग ऐप पे, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। जेई मंथ पूरा कोर्स आप ले सकते हो जहाँ पर
42 डेज़ में हमने जेई मेन कम्प्लीटली कवर कर दिया, उसके बाद 42 डेज़ में ही जेई एडवांस कम्प्लीटली कवर कर दिया, और साथ में आप कलरफुल नोट्स की पीडीएफ भी एब्सोल्युटली फ्री में डाउनलोड कर सकते हो सारी के सारे वीडियोस की। तो उससे आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। अभी के भी डाउनलोड करो, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, वहीं पे आपको मिल जाएगी। साथ में आप चाहो तो हार्ड कॉपी भी खरीद सकते हो, हार्ड कॉपी रहती है तो लास्ट मिनट में रिवीजन करना बहुत आसान हो जाता है। हमें व्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।